हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्रॉब्लम हंट। हम लोग अपने पीरियोडिक टेबल के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लास में हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन किया था, जिनमें पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टी थी एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। अब चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है, यदि आपके पास एक एटम मौजूद हो और उस एटम का कैटायन मौजूद हो तो दोनों में से किसका साइज ज़्यादा बड़ा होगा और कौन सा छोटा? ये सवाल आपको किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। एग्जाम्स के लिए इन सवालों को प्रिपेयर करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको आगे के कंसेप्ट्स में भी ये काफ़ी काम आएगा। सो द फैक्ट इज कैटायंस आर स्मॉलर देन द पेरेंट एटम। हमेशा आपको ये बात याद रखनी है कि कैटायन जो है वो अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लिथियम एटम को समझे जिसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, कुछ ऐसा होता है लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मींस न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन्स और आउटर मोस्ट शेल्स में चक्कर काटते इलेक्ट्रॉन्स। इसमें 2 शेल्स होते हैं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और आखिरी के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब लिथियम प्लस को यानी Li+ कैटायन को देखते हैं। स्टिल न्यूक्लियस में 3 एंटिटीज हैं, 3 प्रोटॉन्स। हमें यहाँ चार्जेस से लेना देना है, इसलिए यहाँ पे न्यूट्रॉन्स को ना कंसिडर करके हम सिर्फ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। लिथियम प्लस आयन में पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे लेकिन आखिरी शेल खाली होगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके Li+ आयन बना है। अब यहाँ एक बात समझने लायक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने न्यूक्लियर चार्ज के बारे में डिस्कशन किया था। व्हाट इज न्यूक्लियर चार्ज? तो न्यूक्लियस के जो प्रोटॉन्स हैं वो लोग कंबाइंडली मिलकर जितना भी अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स पे, उन्हें न्यूक्लियर चार्ज कहा जाता है। अब क्योंकि यहाँ पे 3 प्रोटॉन्स मिलकर 3 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं और यहाँ पे 3 प्रोटॉन्स मिलकर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी क्लोज हो जाएंगे इस न्यूक्लियस के, क्योंकि 3 लोगों के लिए 2 लोगों को खींचना काफ़ी आसान है रेदर देन 3 लोग को मिलकर खींचे। इसीलिए लिथियम प्लस आयन का जो साइज है वो उसके ओरिजिनल एटम पेरेंट एटम लिथियम से छोटा होगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस सिचुएशन वेरी क्लियरली। तो आपको ये फैक्ट हमेशा याद रखना है कि कैटायंस आर ऑलवेज स्मॉलर देन देयर पेरेंट एटम। रीजन इज वेरी क्लियर। उसी तरीके से एनायन इज लार्जर देन द पेरेंट एटम। जो एनायन होता है, एनायन मीन्स नेगेटिव आयन, किसी भी एटम पे जब आप नेगेटिव चार्ज गेन करवाओगे तब वो एनायन बन जाएगा। तो जब भी कोई एनायन और उसके पेरेंट एटम के साइज में कंपैरिजन की बात हो तो एनायंस आर ऑलवेज लार्जर। चलिए किसी नॉन मेटल का एग्जांपल लेकर देखते हैं। अगर हम यहाँ पे फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस प्रकार होगा, बीच में 9 प्रोटॉन्स और बाहर के शेल्स में चक्कर काटते इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे कुछ 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे मौजूद होंगे बाकी के 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब अगर फ्लोरीन के एनायन की बात करें विच इज F-, स्टिल देयर आर ओनली 9 प्रोटॉन्स, बट इलेक्ट्रॉन्स के केस में अंदर के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ही F- आयन बना है। सो यहाँ पे एक चीज़ हम नोटिस करेंगे कि यहाँ पे 9 प्रोटॉन्स मिलके 9 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं, बट इन दिस केस 9 प्रोटॉन्स मिलकर 10 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं, विच इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। 9 प्रोटॉन्स के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स को खींच कर रख पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स खुद में भी रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट करते होंगे एक दूसरे के ऊपर, जिसके कारण वो लोग मैक्सिमम डिस्टेंस में दूर दूर फैल कर रहना चाहते हैं और प्रोटॉन्स की संख्या कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखना भी थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए वो लोग काफ़ी दूर दूर तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जिसके कारण ओवरऑल उस एनायन का साइज बड़ा हो जाता है। सो आई होप दीज 2 पॉइंट्स आर वेरी क्लियर टू यू। इस पे बेस्ड अगर क्वेश्चन आए तो अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, जहाँ पे आपको एटम और आयंस के बीच का साइज कंपेयर करने दिया जाएगा।
चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आइए समझते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है और इनमें साइज कैसे वेरी करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आइसो का मतलब होता है सेम। सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब वैसे आयंस जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम हो। फॉर एग्जाम्पल, मैग्नीशियम विच इज एटॉमिक नंबर 12, लेकिन अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दे तो ये मैग्नीशियम 2+ कैटायन बन जाएगा और इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हो जाएगी 10। उसी तरीके से सोडियम विच इज एटॉमिक नंबर 11, लेकिन अगर हम इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दे सो इट विल बिकम Na+ आयन और इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हो जाएगी 10। अगेन फ्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर है 9। अब ये इलेक्ट्रॉन लूज तो करेगा नहीं क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है और हम जानते हैं कि ये लोग इलेक्ट्रॉन्स गेन करके नेगेटिव एनायन फॉर्म कर लेते हैं। सो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद फ्लोरीन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10। उसी तरीके से ऑक्सीजन विच इज एटॉमिक नंबर 8, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बाद इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हो जाती है 10। सो एज यू कैन सी These 4 species are different. ये सारे अलग अलग लोग हैं, अलग अलग आयंस हैं, लेकिन इनमें जो चीज़ सेम है वो है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। इन्हें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहा जाता है। ठीक है, अब इनमें साइज को लेके हम क्या डिस्कस कर सकते हैं, इनका साइज कैसे वेरी करता होगा, कौन बड़ा है कौन छोटा है, आइए डिस्कस करते हैं। अब इस केस में जब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बिल्कुल सेम है तो जो साइज है वो प्योरली डिपेंड करता है न्यूक्लियर चार्ज पे। न्यूक्लियर चार्ज यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे। जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे उतना ही तगड़ा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा और उतना ही साइज छोटा होगा। सो लार्जर द न्यूक्लियर चार्ज स्मॉलर विल बी द साइज ऑफ दिस आयन। सो हम लोग देखते हैं सबसे ज़्यादा प्रोटॉन्स किस में मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा प्रोटॉन्स मैग्नीशियम कैटायन में जो कि है 12। यहाँ पे 12 प्रोटॉन्स मिलके 10 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं। सो ऑब्वियस ही बात है प्रोटॉन्स का पॉजिटिव अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स पे हावी होगा और इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को श्रिंक्ड फील करेंगे, अपने आप को खिंचा हुआ महसूस करेंगे। सो दिस विल बी स्मॉलेस्ट इन साइज। अगेन सोडियम, यहाँ पे 11 ही प्रोटॉन्स है लेकिन 10 ही इलेक्ट्रॉन्स है, उससे भी कम, तो यहाँ पे थोड़ा सा कम न्यूक्लियर चार्ज फील होगा लेकिन फिर भी साइज छोटा होगा। मैग्नीशियम के कंपैरिजन में सोडियम बड़ा होगा क्योंकि यहाँ पे 12 लोग 10 को खींच रहे हैं और यहाँ 11 लोग 10 को खींच रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। फ्लोरीन के केस में 9 ही लोग हैं, 9 ही प्रोटॉन्स है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स 10 हैं, तो प्रोटॉन्स उतना इफेक्टिवली सारे इलेक्ट्रॉन्स को खींचने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, इसीलिए इसका साइज यूजुअल से थोड़ा बड़ा होगा और इन दोनों के कंपैरिजन में तो काफ़ी बड़ा होगा। यहाँ पे 8 ही लोग हैं, 8 लोग मिलके 10 लोग को कैसे खींच पाएंगे, इसीलिए यहाँ पे O2 का साइज सबसे बड़ा होगा। सो हम लोग एक चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं, इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज या आइसो इलेक्ट्रॉन्स या आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस, द साइज डिपेंड्स ऑन the nuclear charge। ठीक है, मतलब जो साइज है वो टोटली न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करता है और हम लोग ये कह सकते हैं कि जो साइज का ऑर्डर है वो सबसे छोटा होगा मैग्नीशियम में, देन उससे बड़ा सोडियम, देन उससे बड़ा फ्लोरीन, देन उससे बड़ा ऑक्सीजन। सो अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन अपने बुक में, पेपर्स में, कहीं पे भी देखने को मिले, सो यू कैन ईजिली सॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट ओनली। ठीक है, आप लोग बस ये देखना कि किस में प्रोटॉन सबसे ज़्यादा है, जिसमें प्रोटॉन सबसे ज़्यादा होंगे वो सबसे छोटा होगा साइज में, और क्यों ये आपको अभी पता चल ही गया। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। अब हम लोग अपने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की तरफ वापस चलते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो कि है मेटलिक कैरेक्टर।
यानी कि कोई एलिमेंट कितना अच्छा मेटल है, कब वो अच्छे मेटल की तरह बिहेव करेगा। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पे, ऊपर से नीचे जाने पे मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी या कम होगी, ये सब हमें यहाँ पे देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस व्हाट मेटल्स एक्चुअली आर। मतलब मेटल्स क्या होते हैं? सो एलिमेंट्स हैविंग द टेंडेंसी टू लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मेटल्स वैसे एलिमेंट्स होते हैं जो आसानी से अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दें। अब डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग इतनी बार पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो सोडियम। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स, बीच में 11 प्रोटॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। अब हम ये जानते हैं कि दुनिया में हर एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है, नोबल गैसेस की तरीके का कन्फिग्रेशन हासिल करना चाहता है। नोबल गैस कन्फिग्रेशन का मतलब आपके आउटर मोस्ट शेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए, और अगर फर्स्ट शेल ही आपका आखिरी शेल है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो कंप्लीट होने ही चाहिए, मतलब ऑक्टेट रूल। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम कन्फिग्रेशन देख पा रहे हैं सोडियम का, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 1। ये जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल में या वैलेंस शेल में, ये अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है। तो ये सोडियम एटम जितनी जल्दी हो सके इस इलेक्ट्रॉन को लूज करके Na+ कैटायन फॉर्म कर लेगा और स्टेबल बन जाएगा। तब इसका कन्फिग्रेशन ये ना हो के बस इतना रह जाएगा, मीन्स पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और आखिर के शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। सो ये एक नोबल गैस की तरह कन्फिग्रेशन अटेन कर चुका है। अब दुनिया में जितने भी मेटल्स हैं वो सारे यही काम करते हैं, मतलब अपने आउटर मोस्ट शेल के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को, या सिंपली कहें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को तेजी से लूज करके कैटायन फॉर्म कर लेते हैं, पॉजिटिव आयंस बना लेते हैं। तो जो मेटल जितनी तेजी से ये काम करेगा, यानी जितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन लूज करके, जितनी इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव कैटायन फॉर्म करेगा, वो मेटल उतना ही अच्छा कंसिडर किया जाएगा। ये तेजी से इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी पीरियोडिक टेबल के अक्रॉस कैसे वेरी करती है वो हमें यहाँ पे समझना है। एक और बात हम समझ लेते हैं कि इस मेटेलिक प्रॉपर्टी को, यानी कोई भी एलिमेंट अच्छा मेटल बन पाएगा या खराब मेटल बनेगा, ये 2 बातों पे डिपेंड करता है। पहला तो एटॉमिक साइज पे और दूसरा न्यूक्लियर चार्ज पे। आइए एक एक करके समझते हैं कि आखिर ये 2 फैक्टर्स कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि कोई एलिमेंट मेटल होगा या नॉन मेटल, या अच्छा मेटल होगा या बुरा मेटल होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक साइज। जैसा कि हमने अभी अभी पढ़ा कि कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है और फिर उसके बाद पॉजिटिव कैटायन फॉर्म करता है। तो आप खुद सोचिए, अगर एटम का साइज बड़ा होगा तो न्यूक्लियस से दूरी भी ज़्यादा होगी। एटम का साइज जितना बड़ा, न्यूक्लियस से दूरी उतनी ज़्यादा। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को आज़ाद होने से रोक कौन रहा है? सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स, यानी न्यूक्लियर चार्ज। तो जितना दूरी आप प्रोटॉन से बना के रखोगे उतना ही आप फ्रीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हो और फिजिबली इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हो। तो एटॉमिक साइज जितना बड़ा होगा आपका मेटल उतना ही रिएक्टिव, या फिर कह सकते हैं उतना ही अच्छा मेटल होगा, या फिर कह सकते हैं कि उसका मेटेलिक कैरेक्टर हाई होगा। सो वी कैन से दैट लार्जर द एटम, lesser the nuclear force exerted on it, thus making the valence electrons escape easily। जिसने जितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज किया वो उतना ही अच्छा मेटल। तो जिस एटम का साइज जितना बड़ा होगा उतना ही उसके आउटर मोस्ट शेल पे न्यूक्लियर फोर्स कम लगेगा, यानी प्रोटॉन्स का इन्फ्लुएंस कम होगा और वो उतनी ही आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। आई होप यू अंडरस्टूड एटॉमिक साइज पे किस तरीके से डिपेंड करता है मेटेलिक कैरेक्टर। इफ़ यू वांट यू मे नोट इट डाउन।
बढ़ते दूसरे फैक्टर न्यूक्लियर चार्ज की तरफ। सो बेसिकली यहाँ पे भी वैसा ही कुछ कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज यानी प्रोटॉन्स का इन्फ्लुएंस आपके इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, किसी भी एटम में मौजूद जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सब के ऊपर न्यूक्लियस कितने अच्छे से अपना अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट कर पा रहा है, इस पे डिपेंड करता है कि वो एलिमेंट मेटल होगा या नॉन मेटल। अगर न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा है तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के एस्केप होने के चांसेस उतने ही कम हैं, क्योंकि इसका मतलब प्रोटॉन्स ने अच्छी खासी पकड़ बना रखी है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे, जो कि उन्हें भागने से रोक रहे हैं। सो हम ये कह सकते हैं ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज लेसर विल बी द टेंडेंसी टू लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एक बार फिर से समझ लेते हैं। एटॉमिक साइज बड़ा तो मेटेलिक कैरेक्टर भी ज़्यादा, क्योंकि एटम के बड़े होने से न्यूक्लियस से दूरी बढ़ेगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, जिसके कारण वो इजीली एस्केप कर पाएंगे, भाग पाएंगे। ऑन द अदर हैंड न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना ही कम कोई भी एलिमेंट मेटेलिक कैरेक्टर शो कर पाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब प्रोटॉन्स ने अच्छी खासी पकड़ बना रखी है इलेक्ट्रॉन्स पे, जो कि उन्हें भागने नहीं देना चाहते। अब कोई एलिमेंट या कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं कर पाएगा तो वो मेटल कहाँ से कहलाएगा। इसीलिए इन दोनों फैक्टर्स को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इन बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके सामने मौजूद एलिमेंट्स अच्छे मेटल है या नहीं है। आई होप यू अंडरस्टूड, यू मे नोट इट डाउन। चलिए अब हम लोग मेटेलिक कैरेक्टर में होने वाले वेरिएशंस के बारे में समझते हैं, यानी थ्रू आउट द पीरियोडिक टेबल जो एलिमेंट्स है वो किस तरीके का ट्रेंड फॉलो करते हैं मेटेलिक कैरेक्टर के केस में। सबसे पहले डाउन अ ग्रुप। अब हमारे पास ऐसे दो ही फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे हम ये जज करेंगे कि कोई एलिमेंट अच्छा मेटल है या नहीं। सबसे पहले डाउन अ ग्रुप, वो दो फैक्टर्स हैं एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेंगे कि एटॉमिक साइज के साथ क्या होता है। अब हम ये जानते हैं कि हम जैसे ही डाउन अ ग्रुप बढ़ते हैं, यानी ग्रुप में नीचे जाते हैं, तो एक एक शेल बढ़ता चला जाता है। शेल्स के बढ़ने से साइज भी बढ़ेगा, तो एटॉमिक साइज तो इंक्रीज होता है। लेकिन जो न्यूक्लियर चार्ज है उसके साथ क्या हो रहा है? न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली रिलेटेड है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे बढ़ते जाते हैं, प्रोटॉन्स की संख्या भी तो लगातार बढ़ रही है। इट मीन्स न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है। सो यहाँ पे तय करना मुश्किल है कि कोई एलिमेंट अच्छा मेटल होगा या खराब जब हम लोग डाउन द ग्रुप बढ़ेंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ, भले ही एटॉमिक साइज भी इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप जाने पे और न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एटॉमिक साइज का जो इंक्रीमेंट है, यानी एटॉमिक साइज में जो इंक्रीज है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है एज कंपेयर टू न्यूक्लियर चार्ज। यानी अगर न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा बढ़ रहा है तो एटॉमिक साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, जिसके कारण ये नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम लोग और सिर्फ एटॉमिक साइज का इंक्रीज कंसिडर कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ यही कंसिडर करना ये भी थोड़ा गलत है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि एटॉमिक साइज ज़्यादा बढ़ रहा है, इफेक्टिवली बढ़ रहा है एज कंपेयर टू न्यूक्लियर चार्ज। और हम लोग ये बात जानते हैं कि अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली लूज किए जा सकते हैं, मीन्स मेटल अच्छा है। तो एटॉमिक साइज के बढ़ने से वी फाउंड दैट मेटालिक character increases down a group। यानी जिस तरीके से हम ग्रुप में नीचे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम, इनमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर कुछ इस प्रकार है। सबसे लीस्ट मेटलिक कैरेक्टर लिथियम के पास है, यानी ये उतना अच्छा मेटल नहीं कंसिडर किया जा सकता व्हेन दीज आर इन फ्रंट ऑफ इट। मतलब सोडियम लिथियम के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा अच्छा मेटल है,
जैसे जैसे हम और नीचे बढ़ेंगे सो पोटेशियम का मेटलिक कैरेक्टर सोडियम के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा है। अगर और नीचे बढ़े तो रुबिडियम उससे ज़्यादा एंड सीजियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल माना जाता है। हालांकि इसके नीचे मौजूद है फ्रांसियम। क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो इसकी प्रॉपर्टीज़ हमें उतनी ज़्यादा पता नहीं है एंड इट्स प्रॉपर्टीज आर अननोन, इसीलिए हम लोग इसको इस कंपैरिजन चार्ट में इंक्लूड ही नहीं करते। और रही बात ऊपर हाइड्रोजन की, सो हाइड्रोजन इज कंसिडर्ड नॉन मेटल। हालांकि इसके कैटायन भी देखने को मिलते हैं लेकिन फिर भी हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, सो वी आर नॉट इंक्लूडिंग इट इन दिस कंपैरिजन चार्ट। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि डाउन द ग्रुप द मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। यू मे नोट इट डाउन। आइए समझते हैं अक्रॉस अ पीरियड मेटलिक कैरेक्टर के साथ क्या होता है, वो कैसे वेरी करता है। अक्रॉस अ पीरियड, ध्यान दीजिएगा, एक किसी पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स फिक्स होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होते जाते हैं। और अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है। शेल्स की संख्या कांस्टेंट है लेकिन न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण न्यूक्लियस अपनी पूरी ताकत से इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींच के रख सकता है। अगर न्यूक्लियर चार्ज एक्सटेंसिवली बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं हो पाएंगे और कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेकेंड पीरियड की बात करें तो पहले लिथियम, देन बेरिलियम, देन बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। पहले दो तो अच्छे खासे मेटल्स हैं। बोरॉन एक मेटलॉइड है। और अगर हम और लेफ्ट टू राइट बढ़े तो कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर नॉन मेटल्स। आप समझ ही चुके हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इन सब में नंबर ऑफ शेल्स तो सेम है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को खींचने वाले प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं। प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स श्रिंक हो रहे हैं। सो हम लोग ये कह सकते हैं द मेटलिक कैरेक्टर decreases across a period। किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे मेटलिक कैरेक्टर एक्सटेंसिवली डिक्रीज करता है, क्योंकि अब एटम्स के पास वो क्षमता नहीं रही कि वो लोग अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज कर पाए। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। टॉपिक को ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो मेटल जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा या फिर जिस एलिमेंट के पास जितनी ज़्यादा मेटलिक कैरेक्टरिस्टिक होगी वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट माना जाएगा। क्योंकि याद करिए, रिड्यूसिंग एजेंट्स का मतलब वैसी स्पीशीज़ जिनका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा हो, और ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो मेटल जितना तेज़ी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट माना जाएगा। जनरली जितने भी मेटल्स होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट्स माने जाते हैं अच्छे खासे। जिस मेटल के पास जितनी ज़्यादा टेंडेंसी होती है अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करने की वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कंसिडर किया जाता है। आई होप आप सभी को ये सब कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। आपको साइंस इंटरेस्टिंग लगती है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ होगी केमिस्ट्री थोड़ी अलग, थोड़ी अमेजिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।